जय हिंद फ्यूचर वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ एनडीए 1 2025 का क्वेश्चन पेपर है। ये मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे आसानी से सॉल्व करना है। अगर बच्चों देखो, आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेन इंडस्ट्री वाज डेवलप्ड इन द सेकंड रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस आफ्टर अबाउट 1850। बच्चों अब एक बात बताओ, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ये एक ऐसा फेज था जहां पे क्या होना स्टार्ट हो गया था कि हाथों का इस्तेमाल होना बंद हो रहा था, धीरे धीरे मशीन्स आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये 18th सेंचुरी की एंड पे और 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग पे ये स्टार्ट हो गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इसमें अगर बात करो, कोल एंड आयरन हो गया, कॉटन स्पिनिंग एंड वेविंग और स्टीम इंजन, ये आपके फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आए। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ भाई, लकड़ियों का यूज होना बंद हुआ। किसके लिए यूज किया गया? कोल का यूसेज स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो बहुत जल्दी भी गर्म हो जाता है और बहुत देर तक भी रहता है। आयरन का यूज हुआ, रेलवे बनने लगे, ठीक है, जिससे ट्रांसपोर्ट और इजी हो गया। कॉटन स्पिनिंग, भाई पहले इंसान को एक कपड़ा बुनने में पूरा एक दिन लगता था, लेकिन जब यहाँ पे मशीन्स आई फर्स्ट रेवोल्यूशन में तो क्या हुआ, जहाँ पे एक दिन में एक कपड़ा बन रहा था वहाँ पे 100 कपड़े बनने लगे एक दिन में। स्टीम इंजन भी आया। तो सेकेंड रेवोल्यूशन जब आता है तब किसका डेवलपमेंट होता है? केमिकल एंड इलेक्ट्रिक का। भाई इलेक्ट्रिकल इंजन आ गए, इलेक्ट्रिक मोटर आ गई, बल्ब आया, इलेक्ट्रिक बल्ब आया इस रेवोल्यूशन में, और केमिकल का यूज होना शुरू हुआ, मेडिसिन बनने लगी, फर्टिलाइजर्स बनने लगे, मेडिसिन की इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल। जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल है ये आए सेकंड रेवोल्यूशन में। अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। आपको भी पता है ये किसका पार्ट है? ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, जो कि आया है हड़प्पन सिविलाइजेशन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? which among the following materials was used in making the हड़प्पन seals? कि हड़प्पन सील्स जब बनती थी उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता था? अब बेटा आप यहाँ पे एक बात देख के बताओ, आप ऑप्शन से ही देखो यहाँ पे, है ना, मतलब देखो इतना डिफिकल्ट नहीं है पेपर ये। अब लेकिन अब आप यहाँ पे ऑप्शन से ही लगा लो। जो आपका सैंडस्टोन था, सैंडस्टोन का जो टेक्सचर होता था बहुत ही कोर्स था। कोर्स मतलब बहुत ही रफ स्ट्रक्चर होता था, रफ टेक्सचर होता था। अब जो भी रफ चीज है उसको बनाना मुश्किल है, तो इससे सील्स तो बनाना मुश्किल होगा उनके लिए। अब आपके ये जो लेपिस लजूली हो गए, जैस्पर हो गए, ये दोनों क्या थे? ये दोनों एक तरह के स्टोन थे। क्या थे? स्टोन थे। अब आपका स्टोन है, स्टोन आपका किस में यूज होगा? डेकोरेशन में। अब डेकोरेशन का मतलब आ गया कि ऑर्नामेंट्स में यूज होगा, बीड्स बनाने में यूज होगा, तो ये भी ऑप्शन आपके चले गए। अब बचा क्या आपका? स्टेटाइट। अब स्टेटाइट एक ऐसा मटेरियल होता था जो बहुत ही सॉफ्ट होता था और इजी होता था। जब उससे बना दिया जाता था ना कुछ भी, फिर उसको सूखने के लिए रख देते थे, तो सूखने के बाद वो हार्ड बन जाता था। तो इससे आपकी क्या बनती थी? इससे आपकी सील्स बनती थी। अगर बच्चों मैं एक बात आपको यहाँ पे जेन्युइनली बताऊँ ना, अगर जिसको इसका आंसर नहीं भी आता होगा, अगर उसने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा है और इन सब के बारे में अगर उसको पता है कि नहीं सैंडस्टोन ये था, ये स्टोन ये थे, तो वो भी इसका आंसर बहुत आराम से नहीं वो कर देगा, देकर आराम से बता देगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका महाजनपदास के ऊपर है, ये भी एंशिएंट का पार्ट है। विच वन अमंग द फॉलोइंग महाजनपदास इन एंशिएंट इंडिया वाज एन ओलिगार्की? अब बेटा इसमें सबसे पहली तो क्या चीज है? अब आपने जैसे आपको पता लग गया कि ओलिगार्की का मतलब मान लो नहीं पता, अगर आप हिंदी वाला भी पढ़ोगे ना तो देखो क्या लिखा है? समूह शासन। समूह शासन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। अब आप एक बात बताओ, इसको आंसर करने के लिए हमें किसका मतलब पता होना चाहिए? ओलिगार्की का मतलब पता होना चाहिए। अब ओलिगार्की का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो वहाँ पे राज करते हैं, ठीक है, मतलब जो रूल होता है वो कौन करते हैं? वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं। अब ये जो ग्रुप के लोग हैं, ये हो सकता है कि ये सारे एल्डर्स हों सोसाइटी के, ठीक है,
या फिर ये रिच पीपल हो, या फिर ये किसी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये होते थे कौन, ओलिगार्की मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। अगर अब यहाँ पे ऑप्शंस देखो तो आपको भी पता है कि जो कौशाला हो गया, गंधार हो गया, मगध हो गया, इन पे कौन रूल करता था, इन पे मोनार्क रूल करता था, राजा रूल करता था। और मगध के बारे में तो आपको वैसे ही पता है, अजात शत्रु हो गए, बिंबिसार हो गए, है ना, ये यहीं के कौन थे, ये राजा थे। तो आपको फेमस रूलर इनके बारे में पता। अब आपको पता है वज्जी जो एक ऐसा स्टेट था, ऐसा महाजनपद था ये, जहाँ पे मोनार्क रूल नहीं था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ग्रुप ऑफ लोग थे जो शासन करते थे। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, वज्जी होगा, ठीक है। तो देखा आपने, कुछ मुश्किल नहीं है, अगर आपने एनसीईआरटी भी गो थ्रू करी है ना, तब भी ये आंसर्स आप इनका बता सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स फाउंड एट सांची स्तूपा इज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडिया। अब बेटा इसमें सबसे पहले तो आपको सांची स्तूपा पता होना चाहिए कि सांची स्तूपा क्या है, ठीक है। सांची स्तूपा क्या था, आपको पता है सबसे पहले किसने बनवाया था, ये अशोका ने बनवाया था। सांची स्तूपा में क्या होते थे, वो एक गुंबद टाइप स्ट्रक्चर बनवाते थे, जिसमें जो गौतम बुद्ध थे उनके क्या रखी थी, उनकी अस्थियां रखी, उसमें उनके वो रखे हैं, रिलिक्स रखे हैं। तो उसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स उन्होंने बनाए जो गौतम बुद्ध को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें से आपको बताऊं, जैसे एम्प्टी सीट हो गया, एम्प्टी सीट मतलब उनका आसन, मतलब वो वहाँ पर हैं, मतलब वहाँ पे बैठ के वो मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एम्प्टी सीट भी क्या बुद्धिस्ट को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। आपका अगर ट्री हो गया, ट्री आपको पता है कि उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठ के ही उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, एनलाइटमेंट, है ना। एनलाइटमेंट किस में हुआ था उनको, ट्री के नीचे बैठ के हुआ था। तो ये भी उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूं व्हील, व्हील का यहाँ पे मतलब क्या है, धर्म चक्र, वो भी बुद्धा की क्या है, पॉलिसी है ना, मतलब जो वो उन्होंने उस मैसेज को स्प्रेड करना स्टार्ट करा। अब देखो, अब क्या बचती है, शलभंजिका। अगर मैं शलभंजिका की बात करूं, एक ये विमेन का एक स्टैचू है जो कि एक पेड़ से, मतलब पेड़ के थ्रू लटका है, ऐसे स्टैचू ये बनाते थे। अब आप बताओ, जो शलभंजिका विमेन को रिप्रेजेंट कर रही है, अब वो सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्टिलिटी को और प्रॉस्पेरिटी को। तो ये जो ऐसे स्कल्पचर्स था, ये डायरेक्टली बुद्धा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, शलभंजिका। अगर मैं आपको बताऊं ना, ऐसे जो सांची स्तूपा है उनके ऐसे मोंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखो बच्चों, मेरी ना ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। नहीं थोड़ा ये गलत बन गया है, रुको। देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, सांची स्तूपा कैसे थे, ये ऐसे करके इनका एक मोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता था, गुंबद टाइप बनाते थे ये ऐसे करके, ऐसे। तो यहाँ पे क्या रखी है, यहाँ पे अस्थियां रखते थे गौतम बुद्ध जी की, ठीक है, ऐसे करके होती थी कुछ ये। मैंने कोशिश पूरी करी है कि मैं आपको इसको बना के समझा पाऊँ, ठीक है। आप ड्राइंग को वो मत करना बिल्कुल। ये देखो ऐसे करके ये सांची स्तूपा बनाते थे, यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की क्या रखी है, रिलिक्स रखी हैं, अस्थियां रखी हैं। तो सबसे पहले आपको देखो, अगर सांची स्तूपा से क्वेश्चन आया है तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि सबसे पहले जो सांची स्तूपा है वो किसने बनवाना स्टार्ट किया था, अशोका ने, ठीक है, सम्राट अशोक ने। अब आपको ये भी पता है कि भाई कलिंगा वॉर जब होता है तो उनका माइंड क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है ना, वो खून खराबा युद्ध सब छोड़ के एक धर्म के रास्ते पे चल पड़ते हैं। उसके बाद और राजा आए जिन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया, उन्होंने वो सांची स्तूपा फिर और बनवाए। लेकिन अगर बात आएगी कि सबसे पहले किसने बनवाया, तो किसने बनवाया, अशोका ने बनवाया। चलिए अगर अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ें, तो आगे आपके पास क्वेश्चन है, इन ब्रिटिश इंडिया विच वन अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल अप टू 2 years। बेटा ये आपके ना 10वीं क्लास का भी क्वेश्चन है, अगर आपने 10th क्लास भी अपनी अच्छे से पढ़ी है ना, तो आप इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हो, ठीक है। आपको भी पता है कि रॉलेक्ट एक्ट होता है, जब गांधी जी आते हैं
जब मतलब उस वक्त क्या होता है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जाग जाती है। जो लीडर्स होते हैं, जगह जगह लोग होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। अब जो ब्रिटिशर्स होते हैं ब्रिटिशर्स उन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए क्या करते हैं, वो जगह जगह जाके जितने भी ये लीडर्स होते हैं ना, लीडर्स और लोगों को ज़बरदस्ती जेल में डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है, विदाउट ट्रायल अप टू 2 years। तो बेटा इसका आंसर तो आंख बंद करके आपको आना चाहिए, रॉलेट एक्ट 1990। भले ही आपको ईयर याद ना हो, लेकिन अगर 10th क्लास आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको रॉलेट एक्ट बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओके स्टेटमेंट्स अबाउट द भूदान मूवमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे बेटा क्या हुआ था, भूदान मूवमेंट ये जो थे ना, इन्होंने किसने स्टार्ट किया था। अगर आप ये सारे ऑप्शंस पे जाओगे ना, तो सबसे पहले तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। अगर मैं भूदान मूवमेंट की बात करूँ तो ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में है, आप देख रहे हो। जो अभी कुछ क्वेश्चन आपके वो भी आए हैं जो आपके एनसीईआरटी में है, तो एनसीईआरटी पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको हल्का सा भी गो थ्रू हो जाओ ना, तब भी आप ये आंसर कर सकते हो। भूदान मूवमेंट क्या था बेटा, भूदान मूवमेंट क्या था, बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, इनको फर्स्ट सत्याग्रही भी कहा जाता है, और गांधी जी के फॉलोवर भी थे, उनको बड़ा मानते थे ये। विनोबा भावे जो आचार्य विनोबा भावे थे ना, ये देखो, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है। जो विनोबा भावे थे, उन्होंने क्या डिमांड करी, उन्होंने जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे उनको क्या बोला कि आप लोग अपने ज़मीन का 1/6 हिस्सा गरीब लोगों को दे दो। क्यों, ताकि गरीबी हटाई जा सके, और उन लोगों को क्या होगा, उन लोगों को अपनी खेती मिल जाएगी ना, अपना एक फील्ड मिल जाएगा जिसपे वो खेती कर सकते हैं, ठीक है। तो विनोबा भावे थे, इन्होंने क्या बोला था, इस मूवमेंट में क्या हुआ था, उन्होंने सबसे डिमांड करी रिच लोगों से कि आप अपने ज़मीन का 1/6 जो पार्ट है वो किसको दे दो, गरीब लोगों को दे दो। अगर उसके हिसाब से अगर पहला ऑप्शन देखा जाए, द टारगेट वॉज टू गेट 1/6 ऑफ कल्टिवेबल लैंड इन इंडिया एज डोनेशन, तो उन्होंने यही डिमांड करी थी, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट अगर बात करूं, इट वॉज अप्रूव्ड थ्रू अ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट। बच्चे ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट नहीं था, ये नॉन गवर्नमेंट था, मतलब कि एक तरह से एनजीओ के थ्रू था ये, लेकिन हाँ ये गवर्नमेंट का पार्ट तो नहीं था, लेकिन इन्होंने इसको पूरा सपोर्ट दिया था, गवर्नमेंट ने फुल सपोर्ट दिया था, मॉरल सपोर्ट उन्होंने पूरा दिया था, इस मूवमेंट को मॉरल सपोर्ट पूरा दिया था। इट वॉज इंश्योर्ड, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इट वॉज इंश्योर्ड दैट द डोनेटेड लैंड वॉज फ्री फ्रॉम ऑल लिटिगेशन, भाई वो उनकी तो ज़मीन है ना, तो ये भी लिटिगेशन तो फिर क्रॉस हो जाती है। द फर्स्ट डोनेशन ऑफ लैंड वॉज इन बिहार, नहीं, ये कहाँ पे हुआ था, ये आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो अगर एनसीईआरटी भी आपने पढ़ी है ना और आपको ध्यान है, तो आप इसका आंसर भी बेटा बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका जो सेंटेंस में जो सेंटेंस करेक्ट है वो कौन सा है, ये वाला करेक्ट है। चलिए अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट्स प्रोवाइड फॉर। देखो अब आपको इस क्वेश्चन के लिए अमेंडमेंट्स पता होने बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सारे अमेंडमेंट्स लर्न करो, नहीं, जो अमेंडमेंट्स आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, या जैसे कि आपका कीवर्ड्स होते हैं ना, अगर उन कीवर्ड से रिलेटेड अगर आपके अमेंडमेंट्स हैं तो आप उनको ज़रूर याद रखो, ठीक है। अगर आप देखो तो जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था ना, वो आपका पंचायत से रिलेटेड था, ठीक है। पंचायती सिस्टम को किस में डाला, कॉन्स्टिट्यूशन पे डाला, उस लेवल पे डाला ताकि इनको और ज़्यादा देख सके, है ना, और ज़्यादा इनको डेवलप कर सके। तो इस अमेंडमेंट के अंडर में क्या लाए थे वो, 3 टायर सिस्टम लाए कि पहले भाई पंचायत हो, विलेज समिति हो, फिर जिला परिषद हो, उसके बाद वो यहाँ पे क्या लेकर आए, स्टेट लेवल पे ही क्या लेकर आए, इलेक्शंस लेकर आए, इलेक्शन लेकर आए, यहाँ पे इलेक्शन लाए कि भाई स्टेट लेवल पे ही इलेक्शन कराए जाए इनके लिए क्या बनाया गया, भाई इलेक्शन होगा तो एक स्टेट लेवल की इलेक्शन कमीशन भी लाए, है ना,
इलेक्शन कमीशन भी लेकर आए, स्टेट लेवल पर ही एक फाइनेंस भी लेकर आए कि भाई फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें, मतलब कि पहले से ही फाइनेंस स्ट्रक्चर की कितना यहाँ पे डेवलपमेंट में लगेगा, वो स्टेट लेवल मतलब वो इस पंचायत लेवल पर देखा जा सके। तो यहाँ की एक फाइनेंस डिपार्टमेंट भी बनाई इन्होंने। तो इतने सारे काम इन्होंने करे, ठीक है। तो ये किसके अंडर है, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर ये इसको लेकर आए, विलेज पंचायत को लेके आए, ताकि पंचायत को भी क्या करा जा सके भाई, उनको भी डेवलप करा जा सके, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी में जितने भी अगर कीवर्ड्स दिए हैं, चाहे वो विलेज पंचायत हो और भी, उनसे रिलेटेड आपको अमेंडमेंट ज़रूर पढ़ने हैं। चलिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत पोल पोर्टल, बच्चे ये ना ये करंट अफेयर्स का पार्ट है आपका, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है, क्वेश्चन आया है तो पढ़ना ज़रूरी है। देखो, भारत पोल पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, जो भारत पोल एक पोर्टल था, ये किसने मतलब किस डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है, इसको सीबीआई डिपार्टमेंट में डेवलप किया है। और ये पता है आपको कब डेवलप हुआ था, जनवरी 7 में डेवलप किया है इसे, और ये 2024, शायद 25 तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ जहाँ तक है 2024 ही है। ये जो भारत पोल पोर्टल था, ये इसलिए ये बनाया गया ताकि जो भारत देश की पुलिस है ना, वो देशों की जो दुनिया भर की और पुलिस है अलग अलग कंट्री में, उनके साथ मिलकर बेटर लेवल पे वर्क कर सके, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे चाहे क्रिमिनल्स हो गए, चाहे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उन पे कंट्रोल करा जा सके। तो इसलिए ये पोर्टल बनाया गया था ताकि जो भारत पोल है वो इंटरपोल से मिलकर और भी जो कंट्रीज की पुलिस हैं उनके साथ मिलकर बहुत अच्छे लेवल पे काम सीख सके और काम कर सके, ठीक है। अब आप एनडीए में जाओगे, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वाला जो करंट अफेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जितनी भी डिफेंस लेवल पे पोर्टल बनाए गए हैं, या पॉलिसीज़ हैं, या ट्रीटीज़ हैं, जितनी भी करी जाती, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन आने के लिए आपको पार्लियामेंट पार्ट आना चाहिए, पार्लियामेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम इसके ऑप्शंस पे जाएं, तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय अ सिस्टम ऑफ proportional representation by a means of single transferable vote। अब बेटा पहली चीज तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि अगर आपकी पार्टी ने 40% वोट जीता है ना, 40% वोट अगर आपकी पार्टी ने जीता है, तो आपको कितनी सीट मिलेंगी, आपको 40% सीट मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है कि आप जितनी परसेंट सीट जीतोगे उतनी परसेंट, मतलब जितना आपने जीता है उतनी परसेंट क्या मिल जाएगी, सीट मिलेगी आपको। अब बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं वो वोट करेंगे, ठीक है, उनका एक आदमी का एक ही वोट काउंट होगा, लेकिन वहाँ पे प्रेफरेंस होगी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, जैसे कि प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस 3, तो ऐसे करके ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो इसमें वो वोट दे सकते हैं, प्रेफरेंस के हिसाब से वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर देखो, अगर पहला वाला प्रेफरेंस जीत जाता है या हार जाता है, तो जो इनके वोट्स है ना, अब इनके जो इतने इनको वोट्स मिले हैं वो क्या वेस्ट हो जाएंगे, नहीं, वो क्या होगा, वो इसमें और इसमें क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली, ठीक है। तो ये मतलब होता है बाय अ मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो हाँ, ये सही है, पार्लियामेंट के बारे में ऐसा ही होता है। द डिप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो कि क्या है, गलत है। उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं नॉमिनेट नहीं कर सकता, कौन करता है, उनके अपने ही राज्यसभा के मेंबर्स करते हैं, ठीक है, राज्यसभा इटसेल्फ। तो ये क्या हो गया, उस हिसाब से ये हो जाता है गलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द लोकसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स 5-year टर्म। नहीं, ऐसा नहीं है, 5 साल टर्म से पहले भी वो क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। और कैसे हो सकती है, लेकिन
किसके साथ, मतलब कि उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके डिस्कशन के साथ दिस कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा ऑल्सो वोट इन द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब ये चीज क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि भाई अब एक बात आप खुद सोचो, लोकसभा राज्यसभा क्यों भाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं ऑल्सो वोट इलेक्शन, राज्यसभा के मेंबर्स में इलेक्शन में कौन होता है, एमएलए होती है। कौन होता है, एमएलए वोट करते हैं। ठीक है, एमएलए का एरिया है ना भाई, राज्यसभा मतलब राज्य का, तो वहाँ पे तो हम बात ही नहीं करेंगे लोकसभा की। ठीक है, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी क्या होता है आपका, गलत होता है। तो कौन सा सही है आपका, ए पार्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमंग द 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो 5 पंच मतलब जो पंचशील है वो किससे रिलेटेड है। देखो मैं बताती हूँ आपको, अगर आपको पंचशील का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, पंचशील किनके बीच में हुई थी बेटा, पंचशील इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर एक वो साइन करवाई गई थी, मतलब पंचशील नाम का एक वो प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे, मतलब पंचशील एक संधि साइन करवाई गई थी। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशंस के लिए, इंडिया और चाइना के बीच में ये पंचशील साइन हुई थी। तो इस पे इनके 5 प्रिंसिपल्स थे जो इनको मानने थे। ठीक है, उसमें आपका म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स वो भी था, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेनिटी के ऊपर, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, भाई दोनों की इक्वालिटी पे भी देखा जाएगा और म्यूचुअल बेनिफिट्स होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा इसमें काम करें या कुछ ऐसा डील करें कि उसमें आपको मतलब बेनिफिट मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट होगा, पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी रहेगा और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन नहीं, इसमें इसकी बात नहीं कही गई थी। इसमें सिर्फ ये था इक्वालिटी, म्यूचुअल बेनिफिट था और पीसफुल को एग्जिस्टेंस था। ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन क्या होता है कि जो नया देश होता है उसको न्यूक्लियर बनाने और यूज़ करने की वो नहीं देते, मतलब परमिशन नहीं ग्रांट करते। ठीक है, तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का रोल यहाँ पे नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, मेज मक्का वॉज इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया इन द 17th सेंचुरी। बेटा ये आपके किसका पार्ट है, ये आपके मॉडर्न, वो सॉरी मॉडर्न नहीं, हाँ मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। पोर्टुगल हमारे देश में पहले आए थे, है ना, तो पोर्टुगल ही मेज भी लाते हैं हमारे देश में। कहाँ पे लाते हैं सबसे पहले, अभी हमने पढ़ाया है, कहाँ पे लेकर आते हैं, गोवा में लेकर आते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले वहीं तो आते हैं ना गोवा में, वही समुद्र के पास ही होता है। और किस लिए आते हैं, ये स्पाइस का ट्रेड करने आते हैं, किसका, ब्लैक पेपर का। ठीक है, तो ये कहाँ, ये अपने देश से क्या लाते हैं, इंडिया में मेज लेकर आते हैं। मतलब सबसे पहले अगर भारत देश में जो मक्का लेकर आया वो कौन लेके आया, पोर्टुगल लेकर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैच लिस्ट एंड लिस्ट टू सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। आपको क्या करने हैं, मैच करने हैं। अब इसमें देखते हैं, देखो अब आपको इसमें भी वही बात आ गई भाई, अगर 5 ईयर प्लान से नहीं पता होंगे तो ये आंसर करना तो क्या है भैया, बहुत मुश्किल है। आप देखो 5th 5 ईयर प्लान अगर मैं बात करूं तो ये किन के टाइम पे आया था, ये इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आया था ये, तो उनके उसमें क्या था, 5th 5 ईयर प्लान में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आया था, जिन्होंने किस पे फोकस करा था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई गरीबी हटाओ में उन्होंने क्या करा, गरीब लोगों को भी हटा दिया था, कहते हैं, बट पता नहीं। चलो, तो 5th 5 ईयर प्लान में का जो फोकस था वो था गरीबी हटाओ, तो हमें पता चल गया ए का पार्ट क्या है, 2। अब अगर नेक्स्ट बात करूं 7th 5 ईयर प्लान, देखो 5th के बाद 7th 5 ईयर प्लान आया, फिर इस टेन्योर पे कौन थे, इस टेन्योर पे थे राजीव गांधी। ठीक है, जो राजीव गांधी थे वो क्या लेकर आए, वो कंप्यूटर्स लेकर आए। ठीक है, अब कंप्यूटर लाए होंगे तो आप खुद सोचो, कंप्यूटर आया, मशीन आया, क्या मिलेगा, काम मिलेगा, काम से क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये आ गया आपका 3।
अब आप देख रहे हो, अगर आपको उनके थोड़ा थोड़ा सा आइडिया भी है ना कि 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, ऐसे ऐसे, या कौन कौन उस टेन्योर पे थे, तब भी आप आंसर बड़े आराम से इसका मार्क कर लोगे थोड़ी सी स्मार्टनेस के साथ। फिर आया क्या, 9th ईयर प्लान आया। अब 9th ईयर प्लान के टेन्योर में कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। वो क्या लाए थे भाई, उन्होंने गरीब लोगों के लिए बहुत काम किया, ठीक है, गरीब लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। तो उनका क्या था कि भाई इक्वालिटी हो, लेकिन इक्वल इक्वालिटी हो, ग्रोथ हो, सबकी ग्रोथ हो। ऐसा नहीं है कि अगर पुअर है तो वो और बेचारा पुअर हो गया, अगर रिच है तो वो और ज़्यादा रिच हो गया, नहीं। उनका क्या था कि भाई ग्रोथ हो विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया 4। अब देखो लास्ट अब क्या बचा, 11th ईयर प्लान। अब आपको तो सबको पता है भाई इसका आंसर ये होगा, टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये भी किन के टाइम पे आए, ये आए मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, जब वो हमारे देश के कौन थे, वो थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर ये चीज़ें ध्यान में रखोगे ना कि इस टाइम पे अगर ये प्राइम मिनिस्टर थे तो क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, या क्या क्या इनके 5 ईयर प्लान का जो फोकस था, जो एक एम था, वो क्या था, ठीक है। तो अगर इसके हिसाब से देखो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 1। ओके, और यहाँ पे ये क्या है आपका बी पार्ट, तो ये आपका आंसर 2 3 4 1 हो गया। चलिए अब इसके साथ अगर आगे बढ़े, अब देखो यहाँ पे, चलिए ठीक है, ये तो हिंदी में है। हाँ, अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट श्रीमानता शंकरादेवा। अब सबसे पहले भाई भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है ये। भक्ति मूवमेंट में इनको पता है ये असम के थे और इनको फादर ऑफ भक्ति मूवमेंट भी बोला जाता है असम में। अब इसमें अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर आपने भक्ति मूवमेंट नहीं पढ़ा, चलो तो आप ये तो फिर बता ही नहीं पाओगे, लेकिन जिस बच्चे ने भक्ति मूवमेंट पढ़ा होगा हिस्ट्री में और उसको हल्का हल्का भी आइडिया होगा ना, तब भी जो उनके फेमस सेंट्स रहे हैं भक्ति मूवमेंट के, तो भी ये आंसर टैकलिंग है, मतलब हो जाएगा टैकल ये। अगर आप क्वेश्चन देखें, इनके बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो आपका इन द लेट 15th सेंचुरी शंकरादेव एमर्ज्ड एज वन ऑफ द लीडिंग प्रपोनेंट्स ऑफ वैष्णविज्म इन असम। तो भाई ये बात सही थी, वैष्णविज्म का प्रमोट किया था, कृष्ण भक्ति मानते थे ये, है ना। उसके बाद ही वॉज द फाउंडर ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म। अब ये इधर क्या है भाई, ये तो सही है लेकिन ये क्या है, गलत है, क्योंकि जो गौड़िया वैष्णविज्म था ना, ये चैतन्य महाप्रभु लेकर आए थे। बहुत फेमस है ना चैतन्य महाप्रभु, ये लेकर आए थे, ठीक है। और आपको बताऊं जो चैतन्य महाप्रभु है ना, ये बहुत फेमस सेंट थे, रिफॉर्मर्स भी रहे हैं इसके भक्ति मूवमेंट में, ठीक है। और जो शंकरादेव थे ना, श्रीमानता शंकरादेव, वो चैतन्य महाप्रभु के ही डिसाइपल और उनके फॉलोअर थे। तो कौन लेकर आए, गौड़िया वैष्णविज्म कौन लेकर आए, चैतन्य महाप्रभु लेकर आए, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है। हिज टीचिंग्स आर नोन एज भगवती धर्मा। हाँ, भगवती धर्मा इनकी टीचिंग्स को बोला जाता है। इन्होंने किसका एनकरेज करा, एस्टैब्लिशमेंट किसकी करी, मतलब एनकरेज किया किसकी एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए, सात्रा एंड नामघर। सात्रा मतलब क्या होता है बच्चों, सात्रा मतलब होता है कि जहाँ पे साधु भी बैठे हैं और लोग भी बैठे, मतलब भक्त भी बैठे हुए हैं और नाम ले रहे हैं कृष्ण जी का, है ना, मतलब भगवान को याद कर रहे हैं वहाँ पे। और नामघर क्या होता है, प्रेयर हॉल्स को बोला जाता है नामघर, ठीक है। किनको बोला जाता है, प्रेयर हॉल्स, प्रेयर हॉल्स को बोला जाता है नामघर। तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट था सात्रा एंड नामघर, वो किनका था, श्रीमानता शंकरादेव का, ठीक है। तो ये भी सही है। गलत क्या है, सिर्फ 2। अब आप इसमें देख लो, जो 2 नहीं होगा जिस वाले पॉइंट में, उसको आंख बंद करके क्या कर देना है, मार्क कर देना है कि भाई यही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए तो हिंदी में है इसका, ओके। At which one among the following places did the British East India Company found its factory in the year 1611? बच्चों ये आपके एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, आपके उस एनसीईआरटी वाला पार्ट है ये।
और इसमें जो सबसे पहले मतलब सबसे पहले भी और 1611 में जो उन्होंने अपनी फैक्ट्री खड़ी करी थी, इस्टेब्लिश करी थी, वो कहाँ करी थी? मसूलीपट्टनम में करी थी। और मसूलीपट्टनम में आपके ब्रिटिशर्स ने भी करी थी और उन्होंने भी करी है, आपके कौन थे वो? डच ने भी क्या करी है? यहाँ पे करी थी। चलिए, ये क्वेश्चन तो इजी था, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। चलिए अगर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है chronologically arrange the following political events related to Indian national movement beginning from the earliest। इसमें क्या करना है आपको भाई? इसको क्रोनोलॉजिकल के हिसाब से अरेंज करना है। अगर मैं इसमें बताऊं तो सबसे, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट पढ़ा है ना, वो मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ो, अगर आपने 10th क्लास का नेशनलिज्म और इंडिया पढ़ा है ना 10th क्लास का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, तो ये क्वेश्चन वो बच्चा बड़े आराम से सॉल्व कर देगा जिसको नेशनलिज्म इन इंडिया का आइडिया। अब आप बोलोगे अरे मैम क्लास 10th अभी कहाँ से पढ़े भाई, बहुत पहले पढ़ी थी। आपको पता है, अगर जो स्ट्रगल वाला पार्ट है ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री का अगर आपको जानना है पार्ट या इसके इम्पोर्टेंट डेट ईयर्स जानने हैं, कुछ मत पढ़ो ज़्यादा। 10th क्लास का जो चैप्टर है ना नेशनलिज्म इन इंडिया, बस उसको पढ़ लो। और वो A4 हब क्लास, जो हब क्लासेस है ना वहाँ के, उसमें भी है, चैनल में भी है, यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी है, आप उसको जाके देख लो, आपको ये सारा बड़े अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? लखनऊ पैक्ट होता है फिर क्या होता है? फिर भाई स्वराज पार्टी फॉर्म होती है। ठीक है, लखनऊ पैक्ट के बाद स्वराज पार्टी फॉर्म होती है, जिसमें मोतीलाल नेहरू होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम अपना क्या करेंगे, हम एक इलेक्शन करेंगे। और क्योंकि उससे पहले ना गांधी जी ने बॉयकॉट करवाए होते हैं इलेक्शंस, क्योंकि वो चल रहा होता है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है, जिसमें क्या कहते हैं गांधी जी की भाई हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने जो काउंसिल इलेक्शंस होते हैं ना वो भी बॉयकॉट करे होते हैं। लेकिन बाद में जो मोतीलाल नेहरू होते हैं, मतलब बड़े होते हैं वो, तो वो कहते हैं कि नहीं हम इलेक्शन लड़ते हैं, पूरे उससे जीत के हम क्या करेंगे, हम इंडिपेंडेंस ले लेंगे इनसे। तो ये इसके बाद ही होता है, लखनऊ पैक्ट के बाद। ठीक है, अब अगर आप आगे देखो तो उसके आगे फिर कम्युनल अवार्ड्स होते हैं, फिर लास्ट में जाके क्या होता है? शिमला कॉन्फ्रेंस होता है। मैंने जब ऐसे इसको याद करे थे ना, मैं वो रख लेती थी, जैसे पहले लखनऊ पैक्ट हुआ, फिर आपका हुआ स्वराज पार्टी, फिर कम्युनल अवार्ड, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस, जिसमें मैं क्या बोलती थी? ले स्कूल चल हमें शिमला। ठीक है, शिमला जाना है, गर्मी बहुत हो रही है भाई। चलो, तो इसके हिसाब से अगर आप आंसर देखो तो आपका क्या है? 3124, जो कि है आपका ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, Which among the following acts provided for the establishment of a Supreme Court of Justice at Calcutta for Europeans, their employees and citizens of India? अगर हिंदी वालों में भी देखो आपको समझ आ रहा होगा, मैं नॉर्मल उसमें ही बोल रही हूँ, लैंग्वेज में है ना, ईजी भाषा में ही बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो रहा है कि कौन से एक्ट के अंदर जो मतलब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश की गई थी, किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैब्लिश करी गई थी कैलकाता में, यूरोपियंस के लिए, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए और सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। तो बेटा ये आपका हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर में ही हुआ था कि ब्रिटेन ने क्या किया था, उन्होंने ये मतलब कोर्ट यहाँ पे स्टैब्लिश करा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस, ताकि क्योंकि आपको पता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसके जो जितने ऑफिशियल्स थे भाई साहब बहुत करप्ट थे, सारे के सारे बहुत करप्ट आदमी थे, वो बहुत करप्शन था वहाँ पे। ठीक है, तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन लाने के लिए कि चीज़ें ठीक से चले, तो उन्होंने यहाँ पे कोर्ट एस्टैब्लिश कर देते हैं, जो कि किस पे ध्यान देगा? जो कि जो यूरोपियंस है उनको भी देखेगा, उनके एम्प्लॉयज़ को भी। यहाँ पे किन के एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसके एम्प्लॉयज़ को भी, और जो वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, मतलब जो उसी वहीं पे कलकत्ता बंगाल के, ठीक है, उनके सिटीजन्स को भी देखेगा। तो वो किसके अंडर में था बेटा? ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर में था। चलिए अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, Who among the following has introduced a resolution in 1882 which is also called the Magna Carta of Local Self Government in India? अब इसके लिए ना बेटा आपको मैग्ना कार्टा का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है कि मैग्ना कार्टा क्या है, उसके बाद ही तो आप देख पाओगे ना कौन ये रेजोल्यूशन लेकर आया।
तो बेटा मैग्ना कार्टा के अंडर में क्या था, ये एक रेजोल्यूशन था जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेकर आए वो, है ना। और ये कौन लेके आया, लॉर्ड रिपन लेकर आए थे ये। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने करा कि जो लोग हैं ना, जो इंडियन लोग हैं, उनको इन्होंने लोकल लेवल पे इलेक्शन और डिसीजन मेकिंग का वो दे दिया था राइट, है ना, कि भाई वहाँ पे इलेक्शन भी होंगे और क्या होगा, डिसीजन मेकिंग होगी, है ना, कि डिसीजन ले सकते हैं अपने उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंडर पे इलेक्शन और डिसीजन मेकिंग का लेकर आए थे लोगों के लिए। किस बेसिस पे, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, डिस्ट्रिक्ट हो गए, उस लेवल पे कि आप जो म्यूनिसिपल है, जो म्यूनिसिपैलिटी है, यहाँ पे इलेक्शन लड़ो, डिसीजन बनाओ, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल, आज पे भी आप देखते हो ना म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाँ ठीक है, देखते हो ना, जैसे दिल्ली वाला एरिया हो गया, वहाँ पे म्यूनिसिपल एमसीडी के भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वो उस म्यूनिसिपल एरिया तक वो लोग क्या करते हैं, काम करती है गवर्नमेंट वहाँ पे, ठीक है। तो ये लॉर्ड रिपन लेके आए थे मैग्ना कार्टा के अंदर। अब देखो इसको आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से याद रखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल मतलब लोकली जाके, लोकल एरिया, ठीक है, एरिया के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मतलब डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, पूरे स्टेट का अंदर का एरिया होता है ना। तो वहाँ पे लेवल पे क्या लेके आए थे, इलेक्शन सिस्टम लेकर आए और डिसीजन मेकिंग लेकर आए थे। तो ये किसने करा था, ये कौन लेकर आया था रेजोल्यूशन, लॉर्ड रिपन लेकर आए थे, ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिस ऑफ सूफिज्म। अब देखो आया जिजिया, जिजिया आपका किससे रिलेटेड है भाई, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता है ना जिजिया, सॉरी मॉडर्न बोल रही हूँ, मेडिवल का पार्ट है ना जिजिया, जहाँ पे कौन थे, अकबर थे। मैं तो अकबर के नाम से ही जिजिया हमेशा याद रखता था, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, इन्होंने इस टैक्स को रिमूव कर दिया था। जिजिया क्या था, नॉन मुस्लिम टैक्स। अगर आप मुस्लिम नहीं हो, है ना, तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा रहने के लिए, कि आपकी भाई सेफ्टी भी हम कर रहे हैं, और आप मुस्लिम के बीच में रह रहे हो, तो क्या नॉन मुस्लिम था, नॉन मुस्लिम टैक्स था जो कि देना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पे किसके रिगार्डिंग पूछा है, सूफिज्म के रिगार्डिंग वर्ड पूछा है। इल्मा की बात करूँ तो इल्मा क्या था, इल्मा एक नॉलेजेबल वर्ड है ना, किसका, ये क्या कहते हैं, इस्लाम का। मुकद्दम, मुकद्दम भाई लीडर हुआ करते थे मुगल सिस्टम में, जो क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, है ना, रेवेन्यू कलेक्शन पे इनका काम होता था। अगर नेक्स्ट बात करूं मुरीद की, जो मुरीद थे ये फॉलो करते थे किसको, सूफिज्म को। जो सूफी सेंट होते थे ना, सूफी सेंट, उनको ये फॉलो करते थे, फॉलोअर्स थे उनके, ठीक है। कौन थे, फॉलोअर्स थे उनके। तो आपका आंसर क्या हुआ, मुरीद। देख रहे हो कितना सिंपल है। अब जिसको इसके बारे में पता है कि जिजिया ये था, तो वो जान जाएगा कि अच्छा जिजिया सूफिज्म से रिलेट नहीं कर सकता। मुकद्दम के बारे में पता है, वो पता चल जाएगा। तो अगर आपको आंसर नहीं भी पता ना, लेकिन आपको नॉलेज है, तो आप उस ट्रिक से भी ना आंसर को देख सकते हो। मतलब कहते हैं ना, तुक्का मारने के लिए भी क्या चाहिए, दिमाग चाहिए। ऐसे नहीं कि पता है नहीं और हम तुक्का मारे जा रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। ओके, किसके ऊपर है ये, डेमोक्रेटिक रूल के बारे में। अब देखो बेटा, डेमोक्रेटिक रूल तो सबको पता है ना। आप हम लोग क्लास 4th 5th से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से, कि डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेटिक कंट्री, सबके बारे में। अगर अब मैं यहाँ की बात करूँ तो कंसेंट ऑफ द गवर्न है। क्यों है भाई, कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, क्या लिखा है, शासितों की सहमति। क्योंकि इलेक्शन होता है ना, तो लोगों की तो वो होती है सहमति, नहीं, इलेक्शन सिस्टम से ही तो है ये चीज। लोग इलेक्ट करते हैं ना, लोगों के कंसेंट से ही तो, पीपल के कंसेंट से ही तो इलेक्ट होते हैं ना गवर्नमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, तो ये क्या है भाई, ये तो है, ये तो इसका फीचर है। अब मैं अगर बात करूं पॉलिटिकल इक्वालिटी, तो भाई पॉलिटिकल इक्वालिटी भी है या नहीं है। कैसे भाई, वन वोट वन वैल्यू, है ना, वन वोट वन वैल्यू। भाई एक वोट की वैल्यू है ना, और एक इंसान दे सकता है, ये थोड़ी कि वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू। ऐसा तो नहीं कि दो इंसान जाके 2 बार वोट दिया है, नहीं, आपके वोट की वैल्यू रहेगी, ठीक है, वन वोट वन वैल्यू।
अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूल्ड टू द रूलर, नहीं भाई, अकाउंटेबिलिटी रूलर नहीं होगा, कौन होगा भाई, रूलर होगा, मतलब रूलर होगा, ये नहीं कि जिसपे वो रूल कर रहा है वो लोग होंगे, नहीं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार, आंसरेबल, है ना। जैसे मैं आपको अगर एक बात बताऊं, देखो यहाँ से अब इस चीज़ को समझो अकाउंटेबिलिटी से। आपके पेरेंट्स हैं, मार्क्स अगर कम आ गए तो पेरेंट्स क्या पूछते हैं, सबसे पहले तो फादर का ज़्यादा डर रहता है ना, क्या पूछते हैं, बेटा मार्क्स क्यों कम आए तुम्हारे, तो बेटा या बेटी हो, बेटा या बेटी जो भी हो, क्या बोलता है, हाँ पापा इसलिए मार्क्स कम आए, है ना। हम ये थोड़ी बोलते कि नहीं भाई आप मुझसे ये चीज़ नहीं पूछ सकते, मैंने आपको ये हक नहीं दिया, या क्या, या मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता हूँ, ये हक आपको नहीं है कि आप मुझसे क्वेश्चन करो, नहीं है ना ऐसा, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स ने आपसे कुछ पूछा है, स्पेशली फादर से सब डरते हैं ना, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है अकाउंटेबल, ठीक है, कि आप क्या हो, आंसरेबल हो अपने पेरेंट्स के लिए। इसीलिए इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई जो रूलर, जो लोग हैं वो आंसरेबल होने चाहिए, रूलर के लिए नहीं, जो रूलर होता है वो आंसरेबल होता है पीपल के लिए, कि भाई वो जिम्मेदार है ना, कि भाई लोगों ने तो आपको इलेक्ट करके खड़ा किया है, ठीक है, आपको इलेक्ट करके जिताया है, तो आप क्यों हो भाई, आप आंसरेबल बनोगे लोगों के लिए। अगर लोग आपसे कुछ पूछेंगे तो यू हैव टू आंसर, ठीक है, आंसरेबल होना चाहिए। तो जिसमें से आपका ये सही है, बट ये सही नहीं है, तो इसमें से करेक्ट आपका क्या हो गया, 1 and 2 ओनली। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लेसिंग द अर्लीस्ट अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अगर यहाँ की मैं बात करूँ, इन विच दे ग्रांटेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब आपको बेटा यहाँ पे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब वो पता होना चाहिए। अब ये क्या था भाई, यहाँ पे वोटिंग राइट्स मिले थे ना, कि जो अबव 19 ईयर्स हैं, है ना, वो क्या कर सकते हैं, ये वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, वोटिंग राइट्स थे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यूएसए को मिला, फिर मिला है श्रीलंका को। अच्छा ये क्रोनोलॉजिकल से ही अरेंज करा हुआ है, देखा आपको एग्जाम वाले चकमा भी देते हैं, वो भी करते हैं, आपको क्या कहते हैं, कंफ्यूज भी करते हैं, क्योंकि परफेक्ट वो क्रोनोलॉजी यही है, पहले यूएसए में आया, श्रीलंका में, फिर जापान में आया, और फिर आया इंडिया में। अगर बेटा मैं इंडिया की बात करूँ ना, तो आपको इंडिया का ईयर पता होना ज़रूरी है, ठीक है, 1950 में आया है ये, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना है इसको। और अगर यूएसए की बात करूँ तो ये आया है 1930 में, श्रीलंका आपका हुआ है 31 में आया है वहाँ पे वोटिंग राइट्स, और ये आपका हुआ है 1945 में। एक्चुअली यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं, जापान में ना 1945 में विमेन को भी राइट्स मिल गए थे, ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट्स मिले हैं वो 47 में मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आगे बढ़े, तो एसिड रेन द पीएच ऑफ रेन वाटर शुड, अब यहाँ पे आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे अब आपके। फॉर एसिड रेन द पीएच ऑफ रेन वाटर शुड बी लेस देन, अब देखो पीएच ऑफ रेन वाटर, लेकिन उससे पहले एसिड रेन भी लिखा है। अब एसिड रेन का बच्चों मतलब क्या होता है भाई, रेन में क्या है, एसिड है ना। अब रेन में एसिड क्यों आती है, ये तो आपको पता है भाई, पॉल्यूशन भी हो रहा है अब तो बहुत, है ना, रेन में क्या है, एसिड, है ना, रेन में क्या आ जाता है, एसिड, तो वो क्या हो जाती है, एसिड रेन बन जाती है। इवन बहुत पहले था, करंट अफेयर का पार्ट है, बहुत पहले की बात है, जब मैं अपने स्कूल में थी तो उस वक्त में आया था कि जो ताजमहल है ना, वो एसिड रेन की वजह से क्या होने लग गया था, जो उसका रंग है वो फीका होने लग गया था, ठीक है। तो ये आपका जो एसिड रेन है, जो रेन वाटर का पीएच वैल्यू है वो कितने से कम होना चाहिए, वो 5.6 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कंसिडर द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर अ ग्रेट सर्कल, भाई ग्रेट सर्कल किस लाइन का बनेगा, ठीक है, हमें ये बताना है ग्रेट सर्कल। अगर प्राइम मेरिडियन की बात करूं तो ये आपका प्राइम मेरिडियन होता है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ आपको पता है ना एक एग की शेप की है, ठीक है, तो ये आपका प्राइम मेरिडियन है, तो भाई ये भी आपके क्या बनाता है, ग्रेट सर्कल बना रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करूँ तो भाई वो तो एक छोटी सी लाइन है ना जो बीच से जा रही है, तो वो ये नहीं है। इक्वेटर अगर बात करूँ तो इक्वेटर भी आपका क्या होगा, ग्रेट सर्कल बनाएगा ऐसे करके, ठीक है,
तो आपका क्या आंसर है, प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर। तो जहां आपको 1 और 3 दिख जाए वहां पे आंख बंद के क्या करना है, आपको आंख बंद करके राइट करना है, ठीक है, ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following which of the following is the correct ascending order of the given minerals in terms of their presence in the earth crust। भाई अर्थ क्रस्ट में ये मिनरल सारे प्रेजेंट हैं, तो हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में डालना है कि कौन सबसे, मतलब पहले जो सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो अगर सबसे पहले मिनरल की बात करूं तो आपका ये है ना एम्फीबोलाइट, ये आपका सबसे कम प्रेजेंट है इनमें से। फिर इससे ज़्यादा कौन सा प्रेजेंट है आपका, पायरोक्सिन। फिर सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेजेंट है आपका, मीका, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात आएगी तो क्या आएगा, 1, 3 एंड 2। तो 1, 3 एंड 2 कहाँ आपको दिख रहा है, आपका डी ऑप्शन है। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए अगर अब यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अप्लाइड फोर्स इन मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस। अब बेटा ये जो वेदरिंग वर्ड है ना, आपको ये मत कहना मैम मुझे वेदरिंग मतलब नहीं पता। वेदरिंग आपका छोटी क्लास का वर्ड है। कौन सी क्लास का, अगर मैं बताऊँ ना 4th क्लास की SST वाली बुक में भी है, ये EVS की बुक होती हो तो उसमें भी है, और आपका 5th और 6th क्लास में भी है ये वेदरिंग वर्ड। तो अगर किसी ने ये बोला कि मैम वेदरिंग मतलब नहीं पढ़ा पता, तो भाई ये शर्म की बात है फिर आपके लिए, ठीक है। चलो ओके, वैसे शर्म की बात नहीं है, होता है, नहीं पता होता किसी किसी को ना, मुझे भी नहीं पता होता था, मुझे भी बड़ी क्लास में आके पता चला अच्छा वेदरिंग ये होता है। चलिए, तो जो वेदरिंग क्या होता है बेटा, वेदरिंग का मतलब होता है पहाड़, है ना, पहाड़ से जो टूट के वो जो गिरती है ना, मिट्टी बन जाती है, मतलब टूट टूट के पत्थर नीचे गिरते हैं, वो होते हैं आपके वेदरिंग, उसका टूटना। तो अब आपका देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन से फोर्सेस मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है वेदरिंग पे, ये हमें बताना है। तो अब एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, ये क्यों नहीं होता। देखो पहाड़ है, पहाड़ से कोई भी चीज़ गिरेगी टूट के तो वो क्या गिरेगी, ये पहाड़ है। अगर मान लो यहाँ से चट्टान थोड़ी टूट के, तो ये नीचे ही तो गिरेगी ना। अब नीचे क्यों गिरेगी भाई, हवा में क्यों नहीं गिर गई भाई, ग्रेविटेशनल लॉ, नीचे क्या है, ग्रेविटेशन है, तो ये गिर के नीचे ही तो गिरेगी, ठीक है, गिरे, तो ये फोर्स अप्लाई होता है यहाँ पे। अगर अब मैं बात करूँ एक्सपेंशन फोर्स, अब आपको भी पता है कि हीट और कोल्ड की वजह से क्या होता है, रॉक्स क्या करते हैं भाई, एक्सपेंड करते हैं, है ना, और क्या करते हैं, श्रिंक करते हैं। हीट होगा तो क्या होगा, एक्सपेंड करेंगे, और अगर कोल्ड होगी तो क्या होगा, श्रिंक करेंगे, ठीक है। आप ऐसे याद रखो भाई, आपको गर्मी लगी, हम कहते हैं अरे हवा चला दो गर्मी लग गई, नहीं, हम एक्सपैंड हो जाते हैं। और जब कोल्ड होती है तो हम ठिठुर जाते हैं एकदम से, तो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करूं तो देखो ये भी होता है आपका। नेक्स्ट पार्ट की बात करूं, फोर्स ड्यू टू, तो देखो हाँ इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भी वेदरिंग प्रोसेस होता है। जब वो एक्सपैंड होके श्रिंक होते तो क्या होते हैं, टूटते हैं, ठीक है। फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर, अब पानी अगर चट्टानों के बीच में चला जाता है तो वो क्या होता है भाई, उनके क्रैक्स में चला जाएगा तो क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, एक्सपेंड होंगे, फिर क्या होंगे, वो फ्रीज से श्रिंक हो जाएंगे, क्रैक्स आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, तो मतलब ऑल। तो जहाँ पे ये आपको ऑप्शन मिले वो आप मार्क कर दो, 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ओशन करेंट्स, ठीक है, कहाँ पे आपके ओशन करेंट्स हैं, कोल्ड ओशन करेंट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर अलास्का है, अलास्का में आपको पता है कि वार्म करेंट्स आते हैं, ठीक है। अब ये भी अगर आपको करेंट्स के बारे में अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है तो इसका आप आंख बंद करके आंसर दे दोगे, उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अलास्का में आपको पता है कौन से करंट हैं भाई, वार्म करंट है ना। तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वार्म एयर आती है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में भी क्या है आपका, वार्म करेंट्स है, वार्म हवा की वजह से। लेकिन जो आपको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है ना, यहाँ पे आपके कोल्ड करेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, ओनली 3। तो जहाँ पे भी अगर है आपका 3 ओनली, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट अगर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस, कहाँ गया, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स विल एक्सपीरियंस अ मिनिमम एंगल ऑफ द सन्स रेज
व्हेन इट्स समर सॉलिस्टिल्स इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। कौन से आपको नॉर्थ समर सॉलिस्टिल आपको बच्चे कब होती है? ये 21 जून के आसपास होती है। इस बीच आप देखोगे ना बहुत गर्मी पड़ती है। और ये जून, हाँ ये जून ही चल रहा है, ठीक है, आप ध्यान रखना 21 जून के आसपास ये होता है। बहुत गर्मी पड़ती है क्योंकि जो सन है ना, सन डायरेक्ट इक्वेटर पे आ जाता है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट उस पर ओवरहेड हो जाता है, मतलब डायरेक्ट ऊपर आ जाता है, तो बहुत गर्मी पड़ती है उस वक्त। तो जब समर सॉलिस्टिल आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो जो मिनिमल एंगल ऑफ जो सन रेज पड़ती है वो कहाँ पड़ती है आपकी? आर्कटिक सर्कल में पड़ती है। क्यों? क्योंकि बेटा जो आपका आर्कटिक सर्कल है ना वो कहाँ पर है? वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, ठीक है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स इज आर करेक्ट। अब कोरियोलिस वर्ड ही मुझे तो भाई जब मैंने पढ़ा था ना अपने टाइम पे मुझे बड़ा भारी वर्ड लगता था ये, ठीक है। तो अब आप सोचो ऑप्शन पढ़ने से पहले तो भाई अगर आपको कोरियोलिस फोर्स का ही मतलब अगर नहीं पता होगा तो कैसे करोगे? मैं बताती हूँ, देखो सिंपल भाषा में समझो, ज़्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं देना भाई, और सब्जेक्ट्स है ना प्रेशर देने के लिए, तो ये प्रेशर नहीं लेना ज्योग्राफी को। देखो बेटा अगर मैं ध्यान से समझाऊँ ना तो कोरियोलिस फोर्स का मतलब क्या होता है? आप ये समझो कि हवा है, तो हवा बहुत तेजी से जा रही है, लेकिन सामने से एक फोर्स आया, भाई फोर्स आया और उसने क्या करा? हवा को ना अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, मुड़ने के लिए क्या कर दिया? मजबूर कर दिया, ठीक है। तो हवा का फोर्स, जब हवा तेजी से जाती है ना, जब वो मुड़ जाती तो वो जो फोर्स आता है वो होता है आपको कोरियोलिस फोर्स। तो कौन सी चीज करेक्ट है इसमें कोरियोलिस फोर्स के रिगार्डिंग? अगर मैं पहला पढ़ूं कि कोरियोलिस फोर्स एक्ट एज अ परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, हाँ ये सही है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर फोर्स ही एकदम से पड़ता है, ठीक है, ग्रेडियंट फोर्स के ऊपर, मतलब ग्रेडियंट फोर्स को प्रेशर दे देता है वो, फिर वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, या तो नॉर्दर्न या फिर वो उस पे, या फिर बाएं या फिर दाएं। इक्वेटर पे जो कोरियोलिस फोर्स है ना वो 0 डिग्री वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एट द इक्वेटर, तो ये आपका सही है। अब नेक्स्ट देखो, एट द इक्वेटर द कोरियोलिस फोर्स इज 0, इतना तो सही है भाई, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे 0 डिग्री काम करता है, ठीक है। एंड द विंड ब्लोस परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स, ये यहाँ पे क्या है भाई? ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो आपका उसके अकॉर्डिंग सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ओनली, ओनली वन। चलिए नेक्स्ट अगर बात करूं स्लीट के बारे में, तो स्लीट आपकी क्या होती है? स्लीट आपकी फ्रोजन मतलब जमी हुई रेन ड्रॉप्स होती हैं और ये दोबारा रीफ्रोजन होकर मेल्ट होकर दोबारा क्या बन जाती है? स्नो वाटर बन जाती हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्लीट इज आर करेक्ट। अब आपको क्या पता होना चाहिए भैया? आपको स्लीट का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप ये ऑप्शन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन अगर पढ़े, स्लीट इज फ्रोजन रेन ड्रॉप्स एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर। जो स्लीट है ये क्या है? फ्रोजन रेन ड्रॉप्स और रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर है, जो कि सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करूं, इट अकर्स व्हेन अ लेयर ऑफ एयर ऑफ द टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अब बेटा अगर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो वो तो मेल्ट ही नहीं होगा, है ना। बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे मेल्ट होगा नहीं, वो क्या होगा भाई? और जम जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है? गलत है भाई। यहाँ पे हवा क्या होगी भाई? हवा यहाँ पे क्या होगी? वार्म एयर होगी, ठीक है, तभी तो वो मेल्ट होना शुरू करेगा। वार्म होगी तभी तो मेल्ट होगा, है ना, मेल्टिंग स्टार्ट तभी तो होगी, ठीक है। अब देखो, ओवर लाइज अ वार्म लेयर नियर अ ग्राउंड वाटर। अब यहाँ पे भी गलत है भाई, ये वार्म लेयर नहीं होगी, ये कोल्ड एयर होगी, तभी तो आके वो दोबारा क्या हो जाएगा? जम जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्या है? गलत है। तो यहाँ पे भी जो करेक्ट है वो क्या है? सिर्फ वन ओनली, ठीक है। चलिए अगर आगे बढ़े, आगे देखो, हम बात कर रहे थे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में कि भाई आपको ये पता होने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है वो होते क्या है। तो अगर इसके बारे में देखो तो ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले एरिया होते हैं ना, यहाँ पे क्या होते हैं? जो रेन होती है ना वो हर साल होती है, ठीक है, रेन यहाँ पे हर साल होती है। बहुत गर्मी होती है यहाँ पे, यहाँ का जो क्लाइमेट है ना बहुत हॉट होता है, और हॉट की वजह से क्या होगा? ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है यहाँ पे, ठीक है।
अगर सर्दियों की बात करूँ, ठंड पड़ती है लेकिन इतनी नहीं, बहुत थोड़ी, ज़्यादा नहीं। तो ये अगर आपका एरिया देखो तो कोस्टल साउथ अफ्रीका भी आपका ये है, सब ट्रॉपिकल है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ईस्ट कोस्ट भी है, ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी है, साउथ जापान भी है, लेकिन अर्जेंटीना नहीं है। कौन सा वाला? साउथ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? क्या पूछा है? अच्छा, नॉट पूछा है, हाँ, तो क्या आएगा? साउथ अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बढ़े तो देखो यहाँ पे क्या है, महेंद्रगिरी द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। बच्चों ये आपका ना टूरिस्ट सेंटर भी है, मतलब टूरिस्ट यहाँ पे बहुत आते हैं घूमने। तो आपको अगर ये पता होना चाहिए कि ये महेंद्रगिरी कहाँ पर है आपका, तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है ये। ठीक है, महेंद्रगिरी आपका कहाँ पर है? उड़ीसा वाले पार्ट में है। चलिए, अगर आगे बात करें, टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया नोन एज शोलास आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। अब शोलास क्या होते हैं बेटा? शोलास किन्हें कहते हैं? देखो, शोलास क्या होते हैं? ये ना जंगल के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पैचेस होते हैं, है ना, जंगल के टुकड़े होते हैं, वैलीज में होते हैं ये। पहाड़ों में आपको पता है ना वैलीज क्या होती है? पहाड़ों के बीच में ये जो जगह होती है वैलीज होती है। ठीक है, तो वहाँ पे ये वहाँ के पार्ट होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं ये भी हिल्स। तो ये कौन से हिल्स में है? एनामलाई में भी हैं, नीलगिरीज में भी हैं और पलानी में भी हैं। और आपको पता है ये तीनों कहाँ पर हैं? ये तीनों तमिलनाडु में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों आ जाएंगे। अरे यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है क्या? 1, 2 एंड 3। अच्छा, यहाँ पर है ना ये 1, 2 एंड 3, ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कट हो गया है, बट आप देखो ऑप्शन गिवन है ना 1, 2 एंड 3, तो आपका आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3, जो कि आपका कौन सा है? डी पार्ट है। चलिए, डी पार्ट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज पर एनुअल रिपोर्ट। अब बेटा अगर आप देखो ना तो ये आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है। जितनी भी रिपोर्ट्स भी आती है ना, एनुअल रिपोर्ट जो भी, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ माइंड से आए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जहाँ से भी, ये आपको पढ़नी ज़रूरी है। तो एज पर एनुअल रिपोर्ट 2023 to 24 of Ministry of Mines, Government of India, which of the following states are the major producer of copper in the country? तो अगर मैं आपको बात करूं तो ये आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। ठीक है, ये तो आपको भाई करंट अफेयर्स तो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कोई शॉर्ट टर्म ट्रिक नहीं है, इसमें आप ज़्यादा वो भी नहीं लगा पाओगे दिमाग अपना। आपको अगर आता होगा तो आप पहले से क्या कर दोगे? मार्क कर दोगे। चलिए, नेक्स्ट अगर बढ़े, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑयल फील्ड लोकेटेड इन गुजरात। कौन सी इसमें से है जो गुजरात में जो ऑयल फील्ड नहीं है? तो आपका अगर जगह में देखो तो अंकलेश्वर है, कोशांबा है और महसेना है, लेकिन मोरान आपका कहाँ है? मोरान आपका शायद असम में है। अगर मैं कंफर्म थोड़ा सा इसके लिए डाउटफुल हो रही हूँ, लेकिन यहाँ ये असम में है। ठीक है, और ये आपका कहाँ है? ये आपके सारे गुजरात में है। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ से डायरेक्ट आंसर है, तो भाई ये डायरेक्ट है, जिसको आता होगा वो मार्क कर देगा इसमें। नेक्स्ट उसकी बात करें, एज पर लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एनी लैंड इज कैरेक्टराइज्ड एज कल्चरेबल वेस्ट लैंड इफ इट इज लेफ्ट फेलो अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन। कौन सी लैंड इसमें आ जाती है फेलो लैंड में? अगर अब आप फिर से देखो, ये भी एनसीईआरटी का पार्ट है और ये 10th क्लास की बुक का है ये पार्ट। 10th क्लास की ज्योग्राफी में है ये। चैप्टर नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये है, फेलो लैंड उसमें है ये। ठीक है, तो फेलो लैंड क्या होता है? फेलो लैंड आपके वो लैंड होते हैं कि फार्मर्स ना पहले इसमें कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, कुछ टाइम के लिए उस पर कल्टीवेशन नहीं की जाती है, ताकि जो मिट्टी है ना वो दोबारा से रीगेन कर सके अपनी उसके मिनरल्स को। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में बताऊं तो बेचारी थक गई है अब वो मेहनत कर करके, अब उसको थोड़े टाइम के लिए आराम के लिए छोड़ दिया है कि भाई अब तुम आराम करो। ठीक है, तो ये वो लैंड होती हैं। तो वो किसकी इसमें होती है कि जो 5 ईयर से ज़्यादा हैं उनको क्या कर देते हैं? लेफ्ट। अगर 5 ईयर से ज़्यादा हैं तो वो क्या है? मतलब फेलो लैंड्स हैं। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कमर्शियल क्रॉप। कौन सी इसमें से क्रॉप है जो इसके अंडर नहीं आती हैं? अब ये कौन सा मिशन था भाई? ये इंडिया ने ही स्टार्ट किया था, किस लिए?
ताकि जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, और प्रोडक्शन को क्या कर सकें, बढ़ाया जा सके, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन को इंक्रीज करा जा सके। तो वो कौन सी है आपकी, कॉटन बी है भाई। कॉटन बी क्या है, कॉटन बी आती है इसमें। कॉफ़ी वो नहीं, कॉफ़ी नहीं आती है, ठीक है, कॉफ़ी नहीं आती है, जूट आता है और शुगर केन आता है। कॉफ़ी आपका इसका पार्ट नहीं है। किसका पार्ट नहीं है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कमर्शियल क्रॉप्स का पार्ट नहीं है। अगर नेक्स्ट पार्ट देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्टील प्लांट। ये किसी स्टील प्लांट के बारे में बात हो रही है जो इन चारों में से एक है। अब आपको स्टील प्लांट की बात हुई तो आपको इन चारों स्टील प्लांट के बारे में क्या पता होना ज़रूरी है। पहला अगर बात करें कि भाई एक ऐसा स्टील प्लांट जो 1964 में सेटअप किया गया रशियन कोलैबोरेशन के साथ, रशिया कंट्री के कोलैब के साथ उसको सेटअप किया गया। इट रिसीव्स आयरन ओर फ्रॉम द रूरकेला रीजन, ठीक है। वाटर एंड हाइडल पावर इज सप्लाइड बाय द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो किसकी बात हो रही है, ये हो रही है बोकारो स्टील प्लांट्स की बात, ठीक है। तो बच्चों आपने देख लिया ये सारे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन अगर बताऊँ ना तो ये मॉडरेट हैं, कोई हाई लेवल का क्वेश्चन इसमें नहीं है कि जिसमें आपको बहुत डिटेलिंग पे जाना पड़े। अगर आपको नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट अगर आते होंगे ना, बेसिक चीज़ें, कि जैसे आपने देखा कि पोर्टुगल भारत में आए, वो कौन सी भारत में पहली बार चीज़ लेके आए, वो यहाँ पे किस ट्रेड के लिए आए, उनकी पहली फैक्ट्री कौन सी यहाँ पे स्टैब्लिश हुई, कहाँ पर हुई, बस आपको इन मेजर चीज़ों का याद रखना है, बस ज़्यादा आपके डिटेलिंग में क्वेश्चन नहीं है। और मेन बात, आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी का ना या तो आप चैप्टर थोड़ा सा गो थ्रू होके, या चैप्टर क्या गो थ्रू होना है यार, यूट्यूब पे सारी प्लेलिस्ट है इसकी क्लास 10th और क्लास 9 की, बस आप उनको सुन लो। चैप्टर्स भी ज़्यादा बड़े नहीं होते, 1-1 घंटा या 15-20 शॉर्ट वो भी होते हैं ना, शॉर्ट वाले भी आते हैं, उनको पढ़ लो, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। अगर आपको और चीज़ों और ऑप्शंस अगर आपको पता है ना तो आप इवेल्युएट कर पाओगे और ऑप्शन को। अगर तुक्का भी मारना है तो बड़ी समझदारी के साथ, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए और ऑप्शंस के बारे में, उसके लिए आप उसमें आपको पता होना चाहिए। चलिए।